अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिटिकल सेक्शन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली म्यूचुअल एक्सक्लूजन का ही टॉपिक है। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने कंबाइंड कर दिए हैं सारे एल्गोरिदम जो मतलब सोल्यूशन थे क्रिटिकल सेक्शन हासिल करने के। ठीक है, वो सारे इसी लेक्चर में कंबाइंड एल्गोरिदम जितने भी हमने जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन में देखे थे वो सारे मैंने यहाँ पे जो है वो कंबाइंड कर दिए हैं, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जो एल्गोरिदम हमने क्रिटिकल सेक्शन के लिए जो देखे हैं तो उनको जो है एक ही वीडियो में जो है वो मर्ज करके जो है वो हमें बता दें। ठीक है, तो ये उसी के लिए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। ठीक है, इसमें मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा क्रिटिकल सेक्शन का, फिर उसके बाद जो है हमने टोकन बेस्ड एल्गोरिदम कौन से किए हैं, नॉन टोकन बेस्ड, और इसके और कॉरम के जो थे हमारे एल्गोरिदम जिसमें मिकावा एल्गोरिदम हमने देखा है। ठीक है, उस पर जो है वो डिस्कशन होगी। इसमें जो हम कवर करेंगे इस लेक्चर में वो क्रिटिकल सेक्शन को देखेंगे। क्रिटिकल सेक्शन हमें कब जो है वो क्रिटिकल सेक्शन की ज़रूरत होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्रिटिकल सेक्शन का क्या रोल है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है टोकन बेस्ड एल्गोरिदम ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, ये जो है ये एक समझ लें ये रिवीजन लेक्चर है क्रिटिकल सेक्शन का। ठीक है, इसमें टोकन बेस्ड एल्गोरिदम देखा है, सुजुकी कासामी को देखेंगे। रेमंड्स यानी कि ये ट्री बेस्ड हमारे पास एल्गोरिदम था। सिंघाल्स एल्गोरिदम हमने देखा था टोकन बेस्ड में। ठीक है, फिर नॉन टोकन बेस्ड की बात की जाए तो सेंट्रलाइज था, रिकॉर्ड और अग्रवाल था। ठीक है, फिर कॉरम बेस्ड पे देखा जाए तो वो मिकावा एल्गोरिदम है। ठीक है, इनको जो है एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करवा दूंगा ये कंप्लीट जो एल्गोरिदम है इस वीडियो में, ताकि जो है आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपकी जो है वो दूर हो जाए। इसके अलावा जो है लाइव सेशन भी आप लोगों के साथ कर लूँगा, अगर आप लोगों के क्वेश्चन हुए तो वो हम उसमें जो है वो देख लेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये एल्गोरिदम एक्चुअली डिज़ाइन किस लिए हुए थे, ये क्रिटिकल सेक्शन के लिए हुए थे। क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम इस तरह से है, हमारे पास कह लें कि एन फॉर एग्जांपल हमारे पास एन प्रोसेस हैं। ठीक है, वो आपस में जो है वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, या वो कुछ कोई ऐसे रिसोर्स को जो है वो चाहते हैं जो शेयर्ड है। ठीक है, उसमें शेयर्ड मेमोरी होगी या वेरिएबल हो गए, कोई ऐसा वेरिएबल है जो शेयर्ड है। ठीक है, या कोई टेबल है, कोई राइटिंग फाइल है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, और जो आपस में वो जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, शेयर आप किस तरह से कर रहे हैं, वो एट अ टाइम जो है एक प्रोसेस जो है उसको ही वो एक्सेस मिल सकती है, और एक से ज़्यादा को एक्सेस नहीं मिल सकती। तो जो वो प्रोसेस हुआ, मतलब जो वो सेशन हुआ, सेक्शन हुआ जिसे हम क्रिटिकल सेक्शन कह रहे हैं, वो रिसोर्स है या वो मेमोरी है जो शेयर्ड है। ठीक है, इनके साथ अब वो किसी ने जो है उसको हासिल करना चाह रहा है, कोई प्रोसेस जो है वो उसको गेट करना चाह रहा है। तो वो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है वो मैकेनिज़्म एल्गोरिदम बने हुए हैं। अब उसमें कुछ टोकन बेस्ड हैं, कुछ नॉन टोकन बेस्ड हैं। नॉन टोकन बेस्ड में हमारे पास हम कोऑर्डिनेटर के थ्रू जो है उसको मैनेज कर रहे हैं, या दूसरा हमारे पास सोल्यूशन है टोकन, जिसके पास टोकन होता है वो जो है उसको यूज़ करता है। और तीसरा हमारे पास जो था वो कॉरम का सोल्यूशन था कि आपने जो है वो ग्रुप में कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, फिर आपको जो है वो क्रिटिकल सेक्शन मिल जाता था। अब क्रिटिकल सेक्शन में जो है वो तीन काम होते हैं। पहला तो होता है आपकी एंट्री होती है। ठीक है, कि कौन सा प्रोसेस जो है वो एंट्री करेगा क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन जिसको मिल जाता है उसकी एग्जीक्यूशन होती है, और फिर जो है एग्जिट करना होता है क्रिटिकल सेक्शन को। ठीक है, तो यही जो था हमने क्रिटिकल सेक्शन के बारे में इस चैप्टर में देखा था, जिसमें हमने एक सोल्यूशन देखा था कि क्रिटिकल सेक्शन को किस तरह से मैनेज किया जाता है। वो हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन थी। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कर रही थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारे पास हमें हमारे प्रोसेस को जो है बारी बारी जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में भेजती थी। ठीक है, एट अ टाइम एक से ज़्यादा को जो है वो हम नहीं भेज रहे थे। ठीक है, ये एग्जांपल हमने डिस्कस की थी जब हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन देख रहे थे, उसमें P0 था। इसी तरह P1 है, P4 है, हमारे पास जो है टोटल 4 प्रोसेस हैं, और जो है वो क्रिटिकल सेक्शन वो लोग चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें देखें ये कुछ टाइम पहले इसको ज़रूर, ये जो रेड मार्क हुए हुए हैं मतलब इवेंट अगर हुआ हुआ है, इस इवेंट पे इन्हें जो था वो क्रिटिकल सेक्शन रिक्वायर्ड था। ठीक है, अभी करंट अगर देखा जाए कि इसके पास क्रिटिकल सेक्शन चल रहा है, वो जो है वो P2 के पास चल रहा है।
ठीक है। इसी तरह P2 के बाद जो है वो P3 के पास आना है, और उससे पहले जो था वो P0 के पास था, और उससे पहले जो था सबसे स्टार्टिंग में था वो P1 के पास था। ठीक है, इस तरह से ये जो था ये काम कर रहा था। फिर उसमें जो है हमने सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम देखा था। सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम में क्या होता था, एक कोऑर्डिनेटर था, कोऑर्डिनेटर के थ्रू जो था वो हमारी कम्युनिकेशन होती थी। रिक्वेस्ट जाती थी, रिक्वेस्ट के बाद जो है वो कोऑर्डिनेटर जो था रिक्वेस्ट करता था। ठीक है, सॉरी, मतलब जिस प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करना है वो कोऑर्डिनेटर को रिक्वेस्ट करता था। फिर रिक्वेस्ट उसी रिक्वेस्ट के एंगेज जो है वो हमारा कोऑर्डिनेटर वो जो है ओके का रिप्लाई करता था। जैसे ही ओके का रिप्लाई आता था तो इसका ये मतलब था कि क्रिटिकल सेक्शन जो है वो अवेलेबल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रोसेस के लिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई जो है प्रोसेस यूज़ कर रहा हो क्रिटिकल सेक्शन, और जो है कोऑर्डिनेटर को किसी दूसरे की तरफ से जो है रिक्वेस्ट आ जाती है, देन क्या होता है, देन ये होता है कि कोऑर्डिनेटर उसको ओके का रिप्लाई नहीं करता, उसको क्यू में ऐड कर देता है। ठीक है, क्यू में उस प्रोसेस को ऐड करने के बाद जैसे ही दूसरा प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर रहा होता है वो रिलीज़ का मैसेज सेंड करता था। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल 1 जो है वो रिलीज़ का मैसेज सेंड करता है इस तरह से। ठीक है, तो उसको बाद में जो 2 था जिसने प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की हुई थी जो क्यू में था, ठीक है, उसको क्या मिल जाता है, क्रिटिकल सेक्शन का रिप्लाई मिल जाता है कोऑर्डिनेटर की तरफ से ओके, कि अब जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से हमने देखा था टोकन बेस देखा था, जिसमें रिंग की फॉर्म में हम जो थी वो कम्युनिकेशन कर रही थी। उसमें हमारे पास एक एल्गोरिदम आता था सुजुकी गसामी। ठीक है, सुजुकी गसामी एल्गोरिदम ऐसा एल्गोरिदम था जिसमें टोकन पास करते थे। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये आमतौर पे यूज़ किया जाता था। इसमें होता क्या था, एक कोई प्रोसेस है वो क्या करता था, रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट कर देता था। ब्रॉडकास्ट का ये मतलब है जितने भी उसके साथ नोड कनेक्ट थे उस नेटवर्क में, उस डिस्ट्रीब्यूटेड का पार्ट थे, ठीक है, उन सबको रिक्वेस्ट भेजी जाती थी। फिर एक रिक्वेस्ट क्यू जनरेट होती थी। रिक्वेस्ट क्यू में मतलब ये चीज़ मेंशन की जाती थी कि ये रिक्वेस्ट नंबर क्या है, कितनी बार इस प्रोसेस ने जो है वो रिक्वेस्ट की है। फिर उसके अलावा जो था एक टोकन का क्यू चल रहा होता था, जिसमें टोकन इस टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर लेता था तो वो उसकी वैल्यू टोकन की 1 कर देता था, और इसी तरह अगर जो है क्रिटिकल सेक्शन कोई यूज़ कर रहा था तो उसकी वैल्यू ज़ीरो रहती थी। फिर करने के बाद जो है जिसकी रिक्वेस्ट आई होती थी या क्यू मैनेज हो रहा होता था, क्यू में जो लेटेस्ट वैल्यू पड़ी होती थी उसको जो है क्रिटिकल सेक्शन मिल जाता होता था। ठीक है, इस तरह से ये हमने जो थी एक एग्जांपल इसकी की थी, उसमें रिक्वेस्ट 1 0 0 0, ठीक है, और इसी तरह टोकन था जो टोकन शेयर किया था। ठीक है, और फिर इसी तरह जो था हमारे पास ये 5 प्रोसेस हैं। ठीक है, इन सब की रिक्वेस्ट क्यू बनी हुई है। रिक्वेस्ट क्यू के साथ जो है अ, ये रिक्वेस्ट करते थे एक दूसरे को। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखें टोकन किसके पास है, ज़ीरो, प्रोसेस ज़ीरो के पास है। ठीक है, अगर किसी भी यहाँ जो प्रोसेस बने हुए हैं इनमें से किसी को भी रिक्वायर्ड होता था टोकन, तो वो क्या करेगा, अपनी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा। अब यहाँ पे देखें 1 और 2 को जो था टोकन रिक्वायर्ड था, तो इन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट की है। जैसे ही रिक्वेस्ट की है तो ये क्यू में ऐड हो गए हैं 1 और 2। ठीक है, जैसे ही ये अब क्रिटिकल सेक्शन फ्री करेगा तो इसके बाद अब क्यू में सबसे पहले जो भी रिक्वेस्ट आई हुई है वो किसकी आई हुई है, 1 की आई हुई है, तो 1 को जो है वो टोकन मिल जाएगा। ठीक है, 1 के बाद क्यू में किसकी वैल्यू है, 2, तो फिर उसके बाद जो है वो 2 को टोकन मिल जाता था। ठीक है, ये क्यू जो था वो ओवरऑल जो था ग्लोबल होता था, हर एक के पास जो था वो क्यू की वैल्यू होती थी, उसको देखते हुए नेक्स्ट वाले को जो है वो पास कर देता होता था टोकन। ठीक है, ये इस तरह से काम करता था। फिर उसके बाद हमने रेमंड्स ट्री देखा था, रेमंड्स ट्री एल्गोरिदम देखा था। रेमंड्स ट्री एल्गोरिदम क्या करता था, ये ट्री की फॉर्म में, ये टोकन बेस्ड था, लेकिन ये काम क्या करता था, ट्री की बेस में करता था। ट्री हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास रूट होते हैं या रूट नोड होता है, और पेरेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर चाइल्ड होते थे, उनके थ्रू जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल होती थी। इसमें मेन काम वही होता था कि रिक्वेस्ट करने हैं क्रिटिकल सेक्शन के लिए, एंटर क्रिटिकल सेक्शन, और जो है एग्ज़िट है। ठीक है, टोकन के लिए रिक्वेस्ट होती थी, फिर टोकन रिसीव हो जाता था, फिर जो है उसको रिलीज़ कर देते थे।
तो इसकी एक हमने एग्जांपल देखी थी, मैं एग्जांपल पे आता हूँ। ठीक है, हमने ये इस तरह से हमारे पास एक इनिशियल स्टेट थी, टोकन जो था फर्स्ट टाइम। ये टोकन किसी के पास भी हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट ने जो था मुझसे क्वेश्चन किया हुआ था कि असाइनमेंट में सर आपने जो है वो 7 के पास टोकन दिया हुआ था, तो क्या जो है ये चाइल्ड के पास टोकन हो सकता है? हाँ, तो वो बिल्कुल जो है वो चाइल्ड के पास टोकन हो सकता है, क्योंकि अगर टोकन जिसके पास होता है तो एरो की जो शेप होती है ना वो उसकी तरफ हो जाती है, मतलब एरो की डायरेक्शन जो है वो टोकन की तरफ हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखें ना, 1 की तरफ डायरेक्शन है, तो जैसे ही 7 को जो है क्रिटिकल सेक्शन मिलता है, तो यानी कि ये जो है टोकन मिलेगा तो इसकी तरफ जो है वो डायरेक्शन हो जाएगी 7 की तरफ। तो 7 क्या होगा, वो रूट नोड बन जाता है, मतलब पेरेंट बन जाता है। तो इसलिए जो है वो चाइल्ड वो पेरेंट बन जाता है, क्योंकि एरो जो है उसकी तरफ जो डायरेक्शन है वो करने लग जाता है। तो इसी तरह इसकी हमने ये एग्जांपल देखी थी। यहाँ पे हमने देखा था कि 1 के पास जो है वो क्रिटिकल सेक्शन है, यहीं से एक रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होती है। वो रिक्वेस्ट कौन करता है? 8 करता है। ठीक है, 8 अपने पेरेंट को करता है, तो पेरेंट उसको क्यू में ऐड कर लेता है। इसी तरह पेरेंट जो है फिर एक रिक्वेस्ट करता है, मतलब अपने आईडी अपने नंबर से करता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए अपने चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो फिर जैसे ही यहाँ पे देखें इसने रिक्वेस्ट कर दी, अब उसी दौरान जो है एक और रिक्वेस्ट आ गई है 2 की तरफ से। ठीक है, 2 ने भी वो रिक्वेस्ट की। जैसे ही ये रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुँची है, उसके बाद क्या हुआ जी, अब इसने 1 ने क्यू में देखना है, क्यू में कौन सी वैल्यू है, क्यू में 3 जो है इसको पहले मिलेगा। ठीक है, इसी तरह जैसे ही इसने क्यू में देखा तो किसको मिल रहा है, टोकन किसके पास आ गया? 3 के पास आ गया, और एरो का साइन भी जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब ये जो है ये पेरेंट है, अब इसने अपने उसमें देखना है, जो है अपने क्यू में देखेगा। अब इस क्यू में 8 को जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि उसने सबसे पहले रिक्वेस्ट की हुई है, तो 8 को जो है वो क्यू मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसी के बाद इसको वापस मिलेगा। जैसे ही आप देखेगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसकी है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है वो 6 की है, तो जो है वो 6 को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है वापस जाएगा 3 के पास, क्योंकि इसने वापसी की रिक्वेस्ट की हुई है, क्योंकि इसको जो है वो रूट नोड ने भी रिक्वेस्ट की हुई थी, तो इसलिए नोड पहले इसके पास जाएगा, फिर 2 के पास। ठीक है, यहाँ पे 1 के पास आएगा, फिर 1 से 2 के पास चला जाएगा। इस तरह से इसमें ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट का ये भी था कि सर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल पेरेंट के पास जो है टोकन होता है, तो क्या वो अपने पेरेंट्स को जो अपने चाइल्ड हैं उनको पहले दे सकता है? नहीं, वो क्यू के हिसाब से चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 है ना, 8 के बाद 1 की रिक्वेस्ट आई हुई है, तो 1 जो है वो मतलब उसका पेरेंट है। ठीक है, 3 का। तो ये नहीं करेगा कि अपने चाइल्ड को दे देगा कि 8 और 6 इसके चाइल्ड की पहले रिक्वेस्ट आई हुई थी, और मतलब 6 की बाद में आई हुई थी, तो इसको टोकन दे दे। नहीं, वो क्यू के लिहाज से चलेगा, पहले 1 को देगा, क्योंकि टोकन क्यू में जो है उसकी वैल्यू फर्स्ट पे है। ठीक है, इस तरह से ये जो है ये काम करता है रेमंड एल्गोरिदम। इसको आपने जो है वो अच्छे से कर लेना। इसमें जो है डेडलॉक के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। फिर उसी तरह हमने जो था एक सिंघाल एल्गोरिदम देखा था। सिंघाल यूरिस्टिक एल्गोरिदम है। ठीक है, इसको जो है अपनी स्टेट्स का नॉलेज होता है। ये बिल्कुल काम सुजुकी कसामी ही की तरह कर रहा होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें जो है इसको जो नॉलेज है अपनी स्टेट का नॉलेज होता है। उसमें सुजुकी कसामी में ब्रॉडकास्टिंग होती थी, यहाँ पे जो है वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती। ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस ने जो है वो क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करना है, तो वो ओवरऑल जो नेटवर्क यानी कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड का पार्ट होते थे, नेटवर्क का पार्ट होते थे, उन सब को जो है वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता था। उससे ये होता था अगर हमारे पास हज़ारों की तादाद में जो हैं वो सिस्टम्स हैं या प्रोसेस हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसी वजह से जो है सिंघाल इंट्रोड्यूस करवाया गया। सिंघाल में ये चीज़ रखी गई है कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस को, जो नंबर ऑफ़ मैसेज पासिंग होती है उनको कम से कम करना। ठीक है, तो उसके लिए सिंघाल इंट्रोड्यूस करवाया गया। सिंघाल में क्या होता है, स्टेट का नॉलेज होता है। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, ये हर एक प्रोसेस को ये रिक्वेस्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ किन को रिक्वेस्ट करेगा, अगर किसी को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, एक तो जिसने टोकन होल्ड किया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटस का क्यू बनाया गया है जिसमें पता चलता है कि किसने होल्ड किया हुआ है, किसने जो है वो रिक्वेस्ट की हुई है।
तो रिक्वेस्ट करने वाले को भी जो है मतलब फॉर एग्जांपल जिसने रिक्वेस्ट की होगी टोकन की, अगर किसी को चाहिए तो वो रिक्वेस्ट वाले को भी मतलब वो करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और प्लस जिसने टोकन होल्ड किया होगा, दोनों को जो है वो करना होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने देखी थी। फॉर एग्जांपल जो टोकन है फॉर होल्ड फर्स्ट टाइम इसने किया हुआ है, यहाँ से जो है 3 ने रिक्वेस्ट की है, तो ये डायरेक्ट देखेगा, अब स्टेटस चेक करेगा। ठीक है, ये स्टेटस होल्ड किया हुआ है इसने, तो ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप यूज़ कर लें, यूज़ करने के बाद जो है वो मुझे आपने टोकन जो है वो देना है। ठीक है, जैसे ही ये यूज़ कर लेता है इसका स्टेटस होल्ड होगा, फिर इसी तरह एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन के बाद जो है एन हो जाता है, यानी कि नल कुछ भी नहीं यूज़ नहीं कर रहा होता। तो ये जैसे ही इसका स्टेटस एन हो जाएगा तो ये इसको जो है वो टोकन फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, इसी तरह कोई और रिक्वेस्ट आ जाती है, फॉर एग्जांपल 2 ने रिक्वेस्ट कर दी और 1 ने भी कर दी, इन्होंने एट अ टाइम जो है वो रिक्वेस्ट की है। अब 3 ने जो टोकन मतलब इसने अब फॉरवर्ड करना है ना, तो इसने देखना है कि मुझे जो है वो किसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, वो 2 की रिक्वेस्ट आई हुई है, तो ये जो है वो 2 को दे देगा। फिर इसी तरह जब टोकन इसके पास होगा, अब 1 ने 3 को भी रिक्वेस्ट की होगी, और क्योंकि 2 रिक्वेस्टिंग स्टेट में था तो इसको भी जो है वो रिक्वेस्ट की होगी। तो इस तरह 1 जो है 1 को जैसे ही 2 टोकन यूज़ कर लेगा उसके बाद जो है वो 1 को सेंड कर देगा। इस तरह से ये इसमें जो है वो टोकन पासिंग पॉसिबल हो रही थी। फिर उसके बाद हमने देखा था मिकावाज एल्गोरिदम देखा था, ये कॉरम बेस एल्गोरिदम होता था। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या होता था, फ़ायदा ये होता था जैसे रिकार्डा या अग्रवाल एल्गोरिदम से। ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें हर एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को रिक्वेस्ट सेंड करता था क्रिटिकल सेक्शन लेने के लिए। ठीक है, ये नॉन टोकन बेस्ड होते हैं, तो उससे क्या होता था, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती, मैसेज पासिंग ज़्यादा होती थी। उसको कम करने के लिए कॉरम का एक जो है सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया। कॉरम एक्चुअली होता क्या है, कॉरम में ये होता है कि ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, प्रोसेस को ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाता है, और हर ग्रुप जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा होता है दूसरे ग्रुप के साथ। ठीक है, इंटरसेक्ट करने का मकसद ही ये होता है इसमें कॉरम में, ताकि जो है अगर कोई ग्रुप जो है वो यूज़ कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन, दूसरे को जो है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो दूसरे में भी बिलोंग कर रहा होता है ग्रुप में, ताकि पता चल जाए कि क्रिटिकल सेक्शन जो है वो इंगेज्ड है किसी दूसरे ग्रुप या दूसरे कॉरम में। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल एक सेट रेडी कर लिया जाता है जितने हमारे पास प्रोसेस होते हैं। फिर उन प्रोसेस को क्या किया जाता है, प्रोसेस को सब सेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सब सेट्स में डिवाइड करना यानी कि कॉरम जो है कॉरम रेडी कर लिया जाए सबसेट्स में। अब कॉरम में एलिमेंट्स कितने होंगे, वो उनकी तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए, और जो है उनमें इंटरसेक्शन की जो है वो प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। इंटरसेक्शन का ये मतलब है कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो दूसरे सबसेट से भी बिलोंग करता हो। ठीक है, और एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, और साइज़ जो है वो कॉरम के जो एलिमेंट्स हैं उनका सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब 3 कॉरम्स हैं, और ये जो हैं ये सबसेट्स हैं 0 1 2 1 3 5 2 4 5। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट था 0 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो ज़रूर मिलता होगा। अब अगर 0 1 2 में देखें तो यहाँ से ये इसके साथ 2 इंटरसेक्ट हो रहा है, और अगर इसमें से देखें तो 5 जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, कोई ना कोई ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है वो एक लाजमी इंटरसेक्ट यानी कि उस कॉरम में भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है ये कॉरम बेस पे काम करता था। इसमें होता क्या था, इसमें कुछ इस तरह से ये जो है वो काम होता था। प्रोसेस होते थे, हर प्रोसेस जिस कोरम का पार्ट होता था तो उसको जो है उस कोरम में ऐड कर दिया जाता था। फॉर एग्जांपल P1 है ना, तो P1 का जो एक यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4। ठीक है, उसमें आप देखें P1 यानी कि पहला प्रोसेस P1 ये इसमें इंक्लूड है P2 और P4। ठीक है, ये एक कॉरम बन गया। इसी तरह P2 जो है ये कॉरम 2 में चला गया, और इसी तरह P3 है ये कॉरम 3 में आ गया, और P4 है ये कॉरम 4 में आ गया। ठीक है, इस तरह से ये 4 कॉरम है आगे हैं। अब इसने जो P1 ने कम्युनिकेशन करनी है P2 से या P4 से, तो सॉरी कम्युनिकेशन ही क्रिटिकल सेक्शन अगर इसको चाहिए तो ये इन दोनों को भी मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, और जो वोटिड होता है फॉर एग्जांपल ये होता है क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू होती है कि इसके पास क्रिटिकल सेक्शन है या नहीं, या इसने किसी को मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ है कि आप क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर लें।
तो फर्स्ट टाइम इनिशियल में यहाँ पे देखें वोटेड जो है वो फॉल्स है, यहाँ भी वोटेड फॉल्स है, यहाँ भी वोटेड फॉल्स है। ठीक है, अब इसने P1 ने क्या किया, अपने कॉरम में रहते हुए अपने ग्रुप को ही मैसेज करना है। इसने अपने ग्रुप को मैसेज किया, P2 को मैसेज किया कि मुझे जो है वो क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो इसकी तरफ से जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता तो ये क्रिटिकल सेक्शन नहीं यूज़ करेगा। इसी तरह P4 को भी किया है, क्योंकि ये भी इसके कॉरम का पार्ट था। इसमें अपने कॉरम के पार्ट के सारे एलिमेंट्स यानी कि सारे मेंबर्स को मैसेज करना होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है, उन सब का वेट करना होता है रिप्लाई का। जैसे ही रिप्लाई आ जाता है देन ये क्रिटिकल सेक्शन जो है वो यूज़ कर लेगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। अब यहाँ से जो है वो रिप्लाई आ गया और इसका स्टेटस वोटेड का टी हो गया कि ठीक है मेरी तरफ से आप जो है वो क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ भी देखें, यहाँ से भी रिप्लाई आ गया और वोटेड ट्रू हो गया, यहाँ से भी ट्रू हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे P2 के पास जो P1 के पास जो था क्रिटिकल सेक्शन था, इसी दौरान जो है इसने जो है वो भी रिक्वेस्ट भेज दिया, P4 को भेज दिया और P2 को भेज दिया, क्योंकि ये भी इनके साथ भी ये इंटरसेक्ट कर रहा था और ये इसी के ही जो थे वो पार्ट थे। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा। रिप्लाई क्यों नहीं आएगा, ये चेक करेगा अपने वोटेड की वैल्यू। वोटेड अब क्या है, ट्रू है, यानी कि क्रिटिकल, इसको पता है कि क्रिटिकल सेक्शन जो है वो मैंने P1 को दिया हुआ है। जब तक P1 की तरफ से रिलीज़ का रिप्लाई नहीं ना आएगा तो इसकी वोटेड की वैल्यू जो है वो F नहीं होगी, तो ये रिप्लाई नहीं कर सकता। तो इसको क्या करना होगा, ये वेट करेगा। ये क्या करता है, अपने पास एक लोकल रिक्वेस्ट क्यू जो है वो मेंटेन कर लेगा। उसका मकसद क्या होगा, रिक्वेस्ट क्यू का उसका मकसद ये होता है कि ये देखे कि मुझे सबसे पहले रिक्वेस्ट किसकी तरफ से आई हुई है, ताकि जैसे ही ये यहाँ से रिलीज़ का मैसेज आए तो मैं उसको जो है वो रिप्लाई करूँ। तो ये इसको P3 की रिक्वेस्ट को अपने क्यू में ऐड कर लेगा और इसी तरह सेम यहाँ भी P3 को P4 ने जो है अपने क्यू में ऐड कर लिया। जैसे ही अब इसकी तरफ से जो है वो रिप्लाई आता है रिलीज़ का और इसको भी रिप्लाई आता है, तो ये क्या करते हैं जी, इसको रिप्लाई कर देंगे P3 को कि अब आप जो है वो क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर लें और इनकी रिक्वेस्ट क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से जो है मिकावा एल्गोरिथम कोरम को यूज़ करते हुए, कोरम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन टोकन बेस्ड जो था ये भी एक एल्गोरिदम है। फिर इसमें रिक्वेस्ट होती है क्रिटिकल सेक्शन के लिए, एग्जीक्यूशन होती है और इसी तरह रिलीज़ होता है। फिर जो एक लास्ट हमने एल्गोरिदम देखा था वो रिकार्डा और जो है अग्रवाल एल्गोरिदम था, ये भी नॉन टोकन बेस्ड था। ठीक है, इसमें जो है इसमें काम जो होता था लैम्पर्ड की तरह होता था। लैम्पर्ड की तरह ये काम करता था, अगर तो कोई क्रिटिकल सेक्शन जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है, तो वो सिंपल रिप्लाई कर दे क्रिटिकल सेक्शन के लिए, तो वो सिंपल रिप्लाई कर देता था जिसे रिक्वायर्ड होता था क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, दूसरा ये था कि अगर रिसोर्स जो है वो खुद भी क्रिटिकल सेक्शन चाह रहा होगा, सॉरी, अगर कोई ऐसा प्रोसेस है उसने वो क्रिटिकल सेक्शन चाह रहा है, वो किसी दूसरे प्रोसेस को जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, क्योंकि इसमें जो है हर एक प्रोसेस को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी, तो वो रिप्लाई नहीं करेगा। वो रिप्लाई क्यों नहीं करेगा, वो रिप्लाई इसलिए नहीं करेगा, वो वेट करेगा कि क्योंकि उसने खुद भी जो है वो क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करना है। तो फिर उस केस में क्या होता था, उस केस में इसमें इसकी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, किस तरह से ये काम करता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है P0 को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए था तो इसने भेज दिया और इसी तरह P2 को भी रिक्वेस्ट भेज दी। ठीक है, अब इसमें रिक्वेस्ट में ये क्या भेजता है, अपनी टाइम स्टैम्प भेजता है, अपनी आईडी आइडेंटिफाई करता है, आईडी बताता है। अब इसकी टाइम स्टैम्प क्या है, 4। ठीक है, और जो है इधर भी इसने अपनी टाइम स्टैम्प, ये अब टाइम स्टैम्प किस तरह से फाइंड आउट की है, इसने लैम्पर्ट के थ्रू की है। ठीक है, लैम्पर्ट एल्गोरिदम यूज़ हुआ था, लैम्पर्ट के थ्रू यहाँ पे जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल हुई थी। लैम्पर्ट में हम क्या करते थे, लॉजिकल क्लॉक यूज़ करते थे। लॉजिकल क्लॉक के थ्रू हम बताते कि कोई इवेंट फॉर एग्जांपल जो है वो अकर हुआ है तो +1 हो जाता था। इसी तरह अगर कोई इवेंट जो है वो सेंड करता था टाइम स्टैम्प की वैल्यू, तो उसमें वो मैसेज होता था प्लस वो टाइम स्टैम्प सेंड करता था साथ में। और अगर किसी एंड पे जो है वो रिसीव होता था तो देन क्या होता था, रिसीविंग साइड पे उन दोनों वैल्यूज़ में मैक्स वैल्यू फाइंड आउट की जाती थी और उसमें जो है वो है +1 कर देता था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है टाइम स्टैम्प जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट की जाती है और जो है फर्दर प्रोसेस को जो है वो रिक्वेस्ट भेजी जाती है। अब इसने अपनी टाइम स्टैम्प सेंड कर दी और यहाँ भी P0 ने जो है अपनी टाइम स्टैम्प जो है वो फॉरवर्ड कर दी।
ठीक है। फिर उसके बाद अब देखना है P0 है, P2 है, ठीक है। ये भी क्रिटिकल सेक्शन चाह रहा है, तो इसने क्या किया, इसने भी अपनी रिक्वेस्ट भेज दी और जो है प्रोसेस वन इसको भी सेंड कर दी। अब क्या होगा, अब P1 क्योंकि ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी, तो इसने सिंपल दोनों को ओके का रिप्लाई कर दिया कि मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त है, आप लोग जो हैं वो क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, तो ये क्रिटिकल सेक्शन यूज़ अब इनमें से दोनों में से कौन करेगा, ठीक है। P0 भी चाह रहा है और P2 भी चाह रहा है। अब यहाँ पे कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन क्या होता है, जिसकी टाइम स्टैम्प अर्ली होती है, मतलब जिसकी टाइम स्टैम्प की वैल्यू कम होगी, कम होने का मतलब है उसने पहले की रिक्वेस्ट की हुई है, ठीक है। तो उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा, और मतलब जिसको क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा वो दूसरे की जो है रिक्वेस्ट को अपने क्यू में ऐड कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब जैसे ही ये टाइम स्टैम्प P2 के पास पहुंचेगी, P2 देख लेगा कि मेरी जो है टाइम स्टैम्प वो ग्रेटर है और उसकी लेस है, तो वो इसको रिप्लाई कर देगा ओके का कि आप यूज़ कर लें, मैं जो है वो बाद में यूज़ कर लूँगा। अब इसी तरह P0 क्या करेगा, ये इसको इसकी रिक्वेस्ट को जो है वो क्यू में मेंटेन कर लेगा, ठीक है। जैसे ही उसको पता चलेगा कि मेरी जो है टाइम अर्ली था, तो वो जो P2 है वो मेरे बाद है, तो इसलिए उसने क्यू में ऐड कर लिया कि मैंने जो है इसको बाद में क्रिटिकल सेक्शन जो है वो फॉरवर्ड कर देना है। और डन करने के बाद जो है इसको ओके का रिप्लाई कर देगा, और फिर जो है वो क्रिटिकल सेक्शन इसके पास आ जाता है, ठीक है। ये जो था रिकार्डा और अग्रवाल, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें इन्होंने ये सोल्यूशन जो है वो प्रपोज किया था। अब इसी की जो है दूसरी एग्जांपल हमने देखी थी, ये लैम्पर्ड्स की तरह की एग्जांपल थी। जो है टाइमलाइन यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे हमारे पास तीन प्रोसेस हैं, और जो है यहाँ पे S2 जो है, जो प्रोसेस S2 है, ये सबसे पहले जो है वो रिक्वेस्ट करता है। और ये किसको रिक्वेस्ट करता है, अब रिक्वेस्ट में क्या होता है, एक तो ये अपनी आईडी बताता है, प्लस जो है अपनी टाइम स्टैम्प बताएगा, ठीक है। अब इसकी टाइम स्टैम्प यहाँ पे 1 थी फर्स्ट टाइम पे, और ये जो है इसने रिक्वेस्ट भेज दी, S1 को भेज दी और S3 को भेज दी, ठीक है। अब उसी दौरान जो है S3 क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है, इसकी तरफ से तो रिप्लाई आ जाएगा कि आप जो है वो यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन क्या होता है, S1 जो है ये भी इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में, तो ये भी जो है S2 को भी रिक्वेस्ट कर देगा और S3 को भी कर देगा। अब टाइम क्रिटिकल सेक्शन किसे मिलेगा, जिसकी रिक्वेस्ट अर्ली आई होती है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है रिक्वेस्ट S2 की पहले आई हुई थी, तो अब जो क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा वो S2 को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही ये यूज़ कर लेगा, S2 यूज़ कर लेगा क्रिटिकल सेक्शन, तो वो क्या कर देगा, लीव कर देगा। लीव करने के बाद जो है इसको रिप्लाई कर देगा S1 को कि अब जो है आप क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर लें। तो ये क्या करेगा, फिर क्रिटिकल सेक्शन जो है वो यूज़ कर लेगा, ठीक है। ये तो थी लैम्पर्ट्स की तरह की एल्गोरिदम। और लैम्पर्ट एग्जांपल की तरह की एक जो था रिकार्डा अग्रवाल की एग्जांपल जो है वो मैंने ऐड की थी। फिर इसी तरह थर्ड एक एग्जांपल थी कि हमारे पास जो है वो प्रोसेस हैं डिफरेंट, ठीक है। N32 है, N3 है, N12 है, N6 है, N80 है। ये आपस में जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो क्या होता था, ये रिप्लाई और मतलब N30 जो है वो चाह रहा था क्रिटिकल सेक्शन, तो ये एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजता था जिसमें अपनी आईडी और अपनी टाइम स्टैम्प सेंड करता था, ठीक है। टाइम स्टैम्प सेंड की जाती थी। जैसे ही टाइम स्टैम्प यहाँ पे मिल जाती थी, अगर तो ये इंटरेस्टेड नहीं है तो ये सिंपल इसको रिप्लाई कर देंगी कि ठीक है आप क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर लें, हम तो जो है वो इस टाइम पे यूज़ करना नहीं चाह रहे। अगर तो ये नहीं करता था, कोई इसकी तरफ से रिप्लाई नहीं आता, मतलब किसी एक की तरफ से भी यहाँ पे रिप्लाई ना आता, तो ये क्रिटिकल सेक्शन जो है वो नहीं यूज़ कर सकता था। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है यहाँ से रिप्लाई आ गया। रिप्लाई आने के बाद जो है ये हेल्ड हो जाएगा, इसका स्टेटस हेल्ड होने का ये मतलब है कि ये क्रिटिकल सेक्शन जो है इसने होल्ड किया हुआ है, ये यूज़ कर रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है N80 और N12 ने जो है वो रिक्वेस्ट कर दी है। ये दोनों ने एट अ टाइम रिक्वेस्ट की है कि पहले जो था होल्ड इसने किया हुआ है, N32 के पास जो है होल्ड हुआ हुआ है क्रिटिकल सेक्शन, ये यूज़ कर रहा है। और जो है N12 और N80 जो है इन्होंने भी रिक्वेस्ट कर दी है। अब इन्होंने कैसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब ये सारे प्रोसेस को रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे इसने अपनी आईडी 110 और 80 जो है अपनी आईडी बता दी है, और ये अपनी टाइम स्टैम्प बता दी है। इसने भी यहाँ पे
115 जो है अपनी टाइम स्टैम्प और इसी तरह अपनी आईडी सेंड कर दी है। अब हर ये N6 की तरफ से, N5 की तरफ से, N3 की तरफ से जो है वो रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये यूज़ कर लेगा तो ये भी जो है रिप्लाई कर देगा, जिसको अब डिसीजन जो है वो इन दोनों के साथ होना है, इन दोनों का कंपैरिजन होना है कि टाइम स्टैम्प जो है किसकी जो है वो अर्ली है यानी कि स्मॉल है, ठीक है। जिसकी टाइम स्टैम्प स्मॉल होगी उसको जो है वो क्रिटिकल सेक्शन मिल जाता है पहले। अब यहाँ पे देखें 110 जो है इसकी जो है टाइम स्टैम्प कम है, तो इसको जो है वो क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा, और ये जो है इसकी रिक्वेस्ट को क्यू में ऐड कर लेगा कि जैसे ही ये क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर लेगा तो ये इसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो इसके पास जो है वो टाइम स्टैम्प आ जाती है। तो ये इस तरह से जो था अग्रवाल काम कर रहा था, रिकार्डा अग्रवाल, ठीक है। ये जो है ये नेक्स्ट उसी की फॉर्म बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखें जो है वो ये भी वांटेड है, ये भी चार है, और यहाँ से रिप्लाई आ गया N3 की तरफ से, रिप्लाई आ गया N80 जो है N3 ने N80 को कर दिया, इसी तरह N6 ने कर दिया, N5 ने कर दिया। ये एक दूसरे को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर इसी तरह जो है 32 ने क्योंकि होल्ड किया हुआ है, अब इसने क्या किया है, इसने क्यू में रिक्वेस्ट रख ली हैं इन दोनों की, क्योंकि वो भी यूज़ कर रहा था। जैसे ही ये यूज़ कर लेता है ये इन दोनों को रिप्लाई कर देगा कि मैंने क्रिटिकल सेक्शन जो है वो रिलीज़ कर दिया है, आप जो है अब देख लें। लेकिन इसकी तरफ से जो है वो रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि इसने क्यू में रखा हुआ है, ये खुद क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर रहा है। इसको क्रिटिकल सेक्शन किस तरह से मिला, जैसे ही इसने टाइम स्टैम्प जो है वो कंपेयर किया, तो इसको पता चल गया कि टाइम स्टैम्प क्या है। तो इसने जो है रिप्लाई नहीं करेगा। कब रिप्लाई करेगा, जब क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर लेगा उसके बाद जो है वो रिप्लाई कर देगा, ठीक है। ये तो था हमारा मेन क्रिटिकल सेक्शन। उस उसके सॉल्यूशंस, उसके प्रॉब्लम्स, उसके लिए जो है हमने एल्गोरिदम्स देखे हैं। किस तरह से जो है हम, अगर हमारे पास कोई शेयर्ड मेमोरी है या शेयर्ड वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम किस तरह से जो है कोई प्रोसेस जो हैं वो बारी बारी जो है वो यूज़ करना चाह रहे हों, एट अ टाइम जो है वो यूज़ ना कर सके हों, कर सकते हो, ठीक ठीक है। उसके लिए जो है वो एल्गोरिदम हमने देखे थे। कुछ टोकन बेस्ड है, कॉरम बेस्ड देखे हैं, फिर इसके अलावा जो है नॉन टोकन बेस्ड एल्गोरिदम्स को देखा है। ठीक है, इस चैप्टर में मेन ये मैंने अब जो है इस लेक्चर में समराइज़ कर दिए हैं टोटल एल्गोरिदम, ठीक है। स्टूडेंट्स कह रहे थे सर कि जो है वो इसको एक ही लेक्चर में कंबाइंड कर दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो कंबाइंड कर दी है। ये एक्चुअली पार्ट क्रिटिकल सेक्शन का ही है, ठीक है। उसमें ये सोल्यूशन थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन सोल्यूशन थी, फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन के हमने जो है वो ये एल्गोरिदम्स देखे थे, ठीक है। जिसमें 6 या 7 हमने एल्गोरिदम किए हैं। इसके अलावा भी एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है हमारे कोर्स में यही थे, तो हमने ये इसमें यही ऐड किए हैं। और इसकी मैंने ड्राई रन की एग्जांपल्स और प्लस जो है इनके सॉल्यूशन जो हैं वो ऐड किए हैं। तो इनको आपको ड्राई रन अच्छे से करना आता हो, सिनेरियो कोई भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। डायग्राम दी जा सकती है, या सेंटेंस की फॉर्म में आ सकता है, जैसे आपने असाइनमेंट सॉल्व की थी। तो उसको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना के जो है उसको सॉल्व करना होगा, स्टेप बाय स्टेप करना होगा, ड्राई रन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इसमें से जो हैं वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इसको तैयार करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।